आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम शहर, राज्य या देश के से जुड़े ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो अचानक चौंकाने वाला हो और अचानक सामने आया हो। इस बार अजमेर विकास प्राधिकरण से जुड़ा मुद्दा है। आज ही समाचार पत्रों में बड़ी सुर्खियों के साथ में एक समाचार छापा गया। प्राधिकरण का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया, लगभग 2 अरब का। 2 अरब कोई कम नहीं होते। 100 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 2 अरब। इतना बड़ा घपला होता रहा, लंबे अरसे से होता रहा। और किस तरीके से अधिकारी, नगर जो विकास प्राधिकरण है उसके कर्मचारी, उनके से जुड़े हुए लोग लाखों और करोड़ों रुपयों के प्लाट अपने नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम आवंटित करते रहे मौके के। और किस तरीके से ये घपला हुआ, इस पर बात करने के लिए मैं आज हमारे स्टूडियो में मैंने आमंत्रित किया है अशोक मलिक को। अशोक मलिक किसी परिचय के मोहताज है नहीं। जब भी कभी किसी शहर की समस्या पर जागरूक करने का सवाल आता है तो अशोक मलिक मुट्ठी तानकर सामने खड़े नज़र आते हैं। आपने देखा कि हमने जब भी कभी अजमेर की समस्याओं पर बात की, चाहे वो स्मार्ट सिटी से जुड़ी योजनाएं थी, चाहे वो और दूसरी योजनाएं थी, चाहे वो आना सागर था, आपने ये महसूस किया होगा कि अशोक मलिक के पास जितनी जानकारियां होती हैं वो पुख्ता होती हैं, दस्तावेजी होती हैं। और इस जो घपले का 2 अरब का जो घपला हुआ है लगभग, उसके खुलासे के लिए ये लंबे अरसे से एडीए के कागजातों का पीछा कर रहे थे, अधिकारियों का पीछा कर रहे थे। किस तरीके से इन्होंने खुलासा किया, आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अशोक जी कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपकी बात करना चाहूँगा। मैं सबसे पहला सवाल तो ये कि ये मुद्दा है क्या, ये घपला है क्या? ये घपला ये है कि पहले आपने देखा होगा जो भी ऑक्शन किए जाते थे वो ओपन ऑक्शन होता था। उस ओपन ऑक्शन के अंदर जो भी बोली लगाने वाले होते थे वह सामने मौजूद रहते थे और वह बोली लगाया करते थे। उसमें एक समस्या उत्पन्न हो गई थी कि लोग बाग आपस में पूल बना लेते थे जी। पूल बना के जो वो ऑक्शन में ये वाला प्लॉट तू ले ले, वो वाला प्लॉट मैं ले लेता हूँ, या एक ही आदमी अपने 5-6 लोगों को आके उसकी सिक्योरिटी राशि जमा करा के उस प्लॉट को खरीद लिया करते थे। बिल्कुल यही हुआ करता था। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ई ऑक्शन का प्रावधान किया जी। तो 2008 में एडीए ने एक टेंडर निकाला जी, जिसमें ई ऑक्शन करने के लिए फर्मों को आमंत्रित किया जी। उसमें एक उदयपुर की फर्म थी ई कनेक्ट, उसने पार्टिसिपेंट्स किया। और भी कंपनियां रही होंगी, उनने भी पार्टिसिपेंट्स किया, लेकिन इनके द्वारा ई कनेक्ट को चूज किया गया। ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 2 साल के लिए दिया गया जी। और 2 साल के लिए देने के बाद में उस ई कनेक्ट से जो टर्म्स कंडीशन थी वो ये थी कि जो कंपनी है वो अपना जो सर्वर है वो एडीए के कैंपस में लाके लगाएगी जी। उसमें क्वालिफाइड ही उनके जो हैं, उसमें क्वालिफाइड उनका जो वेबसाइट्स जो चलेगी उसके लिए जो न्यूनतम उनकी जो योग्यता है उसका प्रावधान करके उन्हीं लोगों को किया जाएगा और वही लोग उसको नियम अनुसार इस पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंसी से चलाएंगे। जी। तो स्टाफ ई कनेक्ट संस्था का था और उन्होंने अपने बच्चे, अपने लड़कियां जो बिल्कुल न्यूली वो थे, उन लोगों को उन्होंने लगाकर ये काम करवाया। नहीं, उसमें कुछ कंडीशंस थी जिसमें जो भी यहाँ काम करेगा उनको कम से कम 2 साल का इस कार्य करने का अनुभव होना चाहिए था। ओके। और उनका जो सर्वर इंचार्ज था उसको 5 साल का अनुभव होना चाहिए था। और उसकी जो भी वो थी STQC से उसकी जांच करवा के उसको उसकी जो वेबसाइट है वह उससे सर्टिफाइड होनी चाहिए थी जी। जिससे ये साबित हो कि वो जो है वो किसी भी तरीके से हैक नहीं हो सकती, किसी भी तरीके का बग उसमें नहीं जा सकता और वो बिल्कुल सिक्योर एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए था। जी। वो हुआ नहीं। जब ये टेंडर किया गया, टेंडर के साथ ही जो टर्म्स कंडीशन थी उसमें लापरवाही बरती गई। कंपनी ने यहाँ एडीए में सर्वर ना रखकर कंपनी ने अपना सर्वर उदयपुर में रखा।
यहाँ पे जो स्टाफ लगाया गया, मेरी जो जानकारी है उससे वो पूर्ण क्वालिफाइड नहीं था। सबसे बड़ी बात मलिक साहब ये मैं पूछना चाहूँगा कि इसके अंदर जब जिस तरह से एक ई कनेक्ट को जब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 2 साल के लिए, तो शर्तें रखी गई, उस शर्त क्या थी, मुख्य शर्त क्या थी? उस मेन शर्त यही थी कि जो सॉफ्टवेयर है जो चलाया जाएगा, सॉफ्टवेयर जिस पे ये ऑक्शन रहेगा, ई ऑक्शन, वो जो है वो एनआईसी के सर्वर के ऊपर वर्क करेगा। एनआईसी क्या होता है? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ओके, तो ये मतलब दिल्ली है? नहीं, ये गवर्नमेंट सेंटर है, ये दिल्ली है। ओके। और जयपुर है, और अजमेर में इसका कलेक्ट्रेट में ऑफिस है। ओके, तो एनआईसी पर रखना था इनको। हाँ। तो इन्होंने क्या किया, चालाकी क्या की? ये सॉफ्टवेयर इनने एनआईसी के सर्वर पे ना डाल के इनने अपने सर्वर पे उदयपुर में रख लिया। निजी प्राइवेट अपनी संस्था के उसमें हो गया, जबकि पहली शर्त ही खत्म कर दी इन्होंने। पहली शर्त ही और उसको उसकी जो खत्म। प्राइवेसी होनी चाहिए थी, अगर एनआईसी पे रहती तो प्राइवेसी रहती। हाँ। और वो प्राइवेसी तोड़ के इन्होंने अपने मन मुताबिक सर्वर को चलाने का काम शुरू कर दिया। हाँ। यहाँ से शुरू हुई। फिर जो भी इसमें कर्मचारी और वो रखे गए, वह सब जो थे वो कंपनी के थे, और वह जो लोग थे वो यहाँ के जो भी एडीए के जो यहाँ पे अधिकारी और कर्मचारी थे, उनने साठ गांठ करते हुए इस सर्वर को मन मुताबिक भूमि माफियाओं की मिलीभगत से चलाने का साधन बना लिया। अच्छा, तो किस तरीके से ये करते थे, इनकी वो कार्यविधि क्या थी कि किस तरीके से कोई प्लॉट, जैसे इनको अपने कॉर्नर प्लॉट है, बेशकीमती जगह प्लॉट है, आसपास रास्ते चलते आते हैं, महत्वपूर्ण जगह है, तो ये क्या करते थे उनको बचाने के लिए? ये मेरे पास जो ये मेरे सामने आया एक व्यक्ति मिला मुझे, दशरथ सिंह सैन करके जी, जो उसने, मैं एडीए में किसी कार्य से गया था तो वो वहाँ एक कंप्लेंट लेके आया था। ये 2020 की बात है। ओके। और उसने ये बताया कि साहब मैं ऑक्शन में 2 व्यावसायिक प्लॉट चंद्रवरदई में खरीदना चाहता था, और मैं जब बोली लगा रहा था तो बोली का समय जब खत्म हुआ तो मैं टॉप बिडिंग में था जी, लेकिन मेरा जो मैं बिडिंग का जो मेरा स्विच था उसको मैं उस पर बोली नहीं लगा पा रहा था, लेकिन मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा था कि सामने कोई और 6ठे नंबर वाला बोली उसको बढ़ा रहा है। उसकी वो जो कंप्लेंट थी, उसकी कंप्लेंट की कॉपी मैंने उसकी फोटो खींची जी, और उसने ये आगे दी। फिर मैंने गहनता से इसकी जांच शुरू कर दी कि ये घोटाला है क्या जी। तो मुझे पता लगा कि ये तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। इसको इस मामले को फिर हमने उठा के, क्योंकि कोई अच्छा अधिकारी जो अपने को जानता हो उसके समय अपन इसको रखें तो ज़्यादा बेटर रहा। तो जैसे ही रेणु जयपाल जी आई तो ये उनकी नोटिस में लाया गया और उनको ये बताया गया कि 2015 से तो यूडीएच का सर्वर आ गया, और उस यूडीएच के सर्वर पे आने के लिए जो मेरे को जानकारी मिली है कि वहां से बराबर पत्र व्यवहार किया जा रहा है कि आप इस जो है ये यूडीएच के सर्वर के थ्रू आप इसको जो है ऑक्शन करवाएं। लेकिन 2016 से आज 2021 5 साल निकल गए, ये उसके बावजूद ये ऐसे घोटाले कर रहे हैं जिससे यानी अरबों रुपए का एडीओ को नुकसान हो रहा है। बीच में मैं मलिक साहब आपको टोकना चाहूँगा कि जब ये गड़बड़ हो रही थी, जैसा कि आपने सैन साहब का नाम बताया कि सैन साहब खुद अपने सर्वर पर जब बोली लगा रहे थे तो वो बोली लगा नहीं पा रहे थे, उनका जो बोली लगाने का स्विच था वो खत्म हो गया, और दूसरे लोगों का जिनको ये ऑब्लाइज करना चाहते थे या करते रहे तो वो चल रहा था। तो इस तरीके से ऐसा मतलब इसके पीछे क्लैरिफिकेशन दीजिए, आपके क्या हुआ था? सर इसके पीछे क्लैरिफिकेशन ये है कि जो भी 2015 में जो यूडीएच का सर्वर आया वो भी उसी एनआईसी के ऊपर चलता है जी। उस एनआईसी में ये नियम है कि यदि कोई भी उसमें कोई भी एक्टिविटी करता है या किसी भी तरीके से उसमें बाधा उत्पन्न करता है और मानो कोई बग डालने की कोशिश करता है जी, तो वो तुरंत ही उनके वहाँ एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये जो है इस समय पे इस यानी इस कंप्यूटर के थ्रू या इस इंटरनेट के थ्रू ये बग इसमें डाली गई और ये सर्वर पे ये इसने डिस्टर्ब किया या इसको प्रभावित किया। जी।
तो मतलब जब इन्होंने अपना निजी उसमें ले लिया तब तो ऐसे बग जालो कुछ भी करो फिर। हाँ, इनने अपने वहां लेने के पीछे इनका बेसिक रीजन यही था कि ये उसको डालें। और ये मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे एक चीज और है, जब इसका बाद में टेंडर आमंत्रित किया गया तो कुल वो 8.5 लाख रुपए का आया, जबकि ये उसके 48 लाख रुपए दे रहे थे सालाना। ओहो, इसका मतलब 48 लाख, ये तो दिखावटी ही 48 लाख 2 साल के लिए दिया गया था। ज्यादा से ज्यादा टेंडर को 1 साल के लिए बढ़ा सकते थे। हाँ। फिर रीटेंडर करना चाहिए था। ठीक है। इन्होंने रीटेंडर ना करके उस अवधि को बढ़ाते चले गए अपने मन मुताबिक, क्योंकि अधिकारी मिले हुए थे, माफिया मिले हुए थे और भी लोग मिले हुए होते जो प्रभावशाली लोग थे, बाहुबली थे, वो इससे मिले हुए थे। और उन्होंने इस तरीके से एक ही संस्था से, यानी जो ये अपनी जो संस्था है, कौन सी संस्था है, आपने बताया कि इंटर कनेक्ट ई कनेक्ट, हाँ, तो ई कनेक्ट को ही अब तक यूज करते रहे ये। तो किस तरीके से इन्होंने किया? इसमें जो कमियां आ रही थी, इस कमी में भी हम लोगों ने सरकार से पत्र व्यवहार किया था। तो सरकार ने आरटीपीपी एक्ट 2013 इसमें बना दिया। उस 2013 के एक्ट में यह नियम था कि जो भी टेंडर, जो भी कोई निविदा की जाए, उसमें जो भी कार्य आदेश दिया जाए, यदि वह कार्य उस समय में खत्म नहीं हुआ है और यदि मानो वो कार्य कंटिन्यूस चलने वाला है और अपने को ये लग रहा है कि कोई कंपनी नहीं आ रही है और ये कंपनी सुचारू रूप से काम कर रही है, तो अपन उसको खाली 2 साल का है तो 1 साल का बढ़ा के 3 साल कर सकते थे बस। लेकिन इनने उस आरटीपीवी एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए इस टेंडर को 2008 से लेके 2021 तक चलाते रहे और उसको बेनिफिट देते रहे कि इतने % बढ़ा के हम आपको ये टेंडर दे रहे हैं, इतने % बढ़ा के हम आपको टेंडर दे रहे हैं। हाँ, यानी कि आप ये देखिएगा कि जो टेंडर दूसरी अब जो जिसको दिया गया है कंपनी को, वो 8 लाख में तैयार है और आप 40-45 लाख रुपए आप उसको दिए जा रहे हैं कंपनी को। तो इसका मतलब कितनी बड़ी बंदरबाट चलती रही। नहीं, बंदरबाट कंपनी के लेवल पे तो चली। हाँ। उसका जो सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ, सबसे ज्यादा बेनिफिट यहाँ के कर्मचारियों ने, यहाँ के अधिकारियों ने और यहाँ पे जो भी उनके सगे संबंधी थे, किसी ने माँ के नाम पे प्लॉट ले लिया, किसी ने भाई के नाम पे प्लॉट ले लिया, किसी ने पत्नी के नाम पे प्लॉट ले लिया। जो प्राइम लोकेशन के प्लॉट थे, जो कॉर्नर प्लॉट थे, वो एडीए के अधिकारी, कलेक्ट्रेट के अधिकारी और उनके कर्मचारियों के रिश्तेदारों के नाम पर ही छूटते रहे। हाँ, अगर अभी जांच की जाए तो ये लगभग मैं समझता हूँ कि इस पिछले 2008 से बता रहे हैं आप और अब 24 तक कम से कम भी 2 अरब का आप बताते हैं कि घोटाला 2021 तक ये जब ये यानी रेणु जयपाल जी आए यहाँ पे, उनने इसको बंद कर दिया और वो उसको यूडीएच के एनआईसी के सर्वर के ऊपर लेके चले गए। तो आपने देखा होगा कि जहां एडीए उससे पहले घाटे में अपने सर्वाइवल के लिए लोन लेके काम चला रही थी, उसके बाद में जैसे ही इस सर्वर पे आया तो एडीए की कमाई 10 गुनी बढ़ गई और एडीए आज प्रॉफिट की स्थिति में आ गया। अब ये रेणु जयपाल की समझदारी थी। और दोस्तों, मैं जब रेणु जयपाल यहाँ एडीए में थी उस समय भी मैं उनकी ईमानदारी पर मैंने कई ब्लॉग लिखे थे और मैं हमेशा ये कहता रहा कि उनके आने से निश्चित रूप से अधिकारियों और कर्मचारियों के नाक में नकेल डला है। और आज जैसा आप कह रहे हैं कि उन्होंने इतना बड़ा फायदे की सीमा पर ले आई रेणु जयपाल, तो निश्चित रूप से वो बधाई की पात्र हैं। मलिक साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि रेणु जयपाल ने जिस तरीके से एक्टिविटीज़ काम की, तो उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से ये जो सर्वर था वो सरकारी हाथों में चला गया, उसमें कोई ऐसे सिस्टम के अंदर फेलियर नहीं हो सकता था, ऐसी उन्होंने पुख्ता व्यवस्था कर दी। हाँ, इसमें जो मेरी जानकारी थी, क्योंकि जो मेरी जानकारी में था कि जो भी सरकारी संस्थाएं हैं जी, उनको STQC से अपने जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हैं, उन सबको STQC से सर्टिफाइड कराना होता था जी। सेटिस्फाई कराने के लिए जो भी फर्म ठेका लेती थी उसमें ये टर्म्स कंडीशन में होता था कि उसको STQC से सेटिस्फाई करके उसका सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा। वो पेश हुआ ही नहीं, वो 2021 तक वो कराया ही नहीं गया। उसमें 1/2/2022 को इसमें रिपोर्ट आई थी, जो कि पत्र था 9/4/2021 को। ये एडीए ने सुरभि इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, जो कि
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से STQC सर्टिफाई करने के लिए एंटाइटल थी, उसको इन्होंने एक पत्र लिखा जिसपे उसने 1/2/2022 को अपनी रिपोर्ट सबमिट करके ये कह दिया कि साहब ये जो भी सॉफ्टवेयर है ये बहुत पुराना है, ये टोटली हैकेबल है और इस पे जो भी कार्य किया गया है उसकी वैधता को संवैधानिक रूप से मान्यता नहीं दी जा सकती है। ओके, तो ये जब रेणु जयपाल को ये रिपोर्ट मिली तो तब फिर उन्होंने आगे कार्रवाई की? हाँ। अच्छा। नहीं, रेणु जयपाल ने तो इसको आते ही जैसे ही उनको सूचना मिली तो इनने यानी NIC के सर्वर पे लेने के लिए कर दिया। और उसके बीच में ये जरूर हुआ कि ये सर्वर यहाँ पे ले लिया गया। अब जो सर्वर यहाँ पे जब उस कंपनी को दबाव में लेके जब सर्वर उदयपुर से ADA में शिफ्ट किया गया तो जो भी अधिकारी था उसने कोई उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई कि वो कौन सा सर्वर ले रहा है, उसमें क्या उसकी कैपेसिटी है, क्या क्या उसमें उसके इसकी एक टेक्निकल भाषा होती है कि उसकी क्या क्या उसमें इसकी कॉन्फ्रेंसेस क्या क्या हैं, वो कुछ भी नहीं था। मेरे को जो जानकारी है मैंने इसमें RTI लगाई थी, लेकिन RTI में मेरे को ये कह के मना कर दिया गया कि वो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है और हमारे को उससे जानकारी लेनी पड़ेगी। तो उस जानकारी के लिए हम आपको, जब तक थर्ड पार्टी हमारे को अलाउड नहीं करती है तो हम आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। खैर एनीवे नहीं हुआ, लेकिन ये काम सुधर गया ना। काम सुधरने के साथ ही जो अधिकारी जिसने उसका चार्ज लिया उसने ये कह दिया कि मैं इसका जानकार नहीं हूं, अच्छा। मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए मेरे को ये जानकारी में नहीं है कि इसने क्या मेरे को दे रहा है। ये उसने फाइल पे लिखा है। ऐसी जानकारी मुझे है। तो उसके इसका मतलब उससे पहले जितने घपले हुए थे वो सारे घपलों का वो नहीं बनना चाहते थे जिम्मेदार, इसलिए उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद में फिर कब ये खुलासा जो हुआ है वो किस तरीके से हुआ? ये खुलासा तो मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे आयुक्त महोदया थी यानी रेणु जयपाल जी, उन्होंने उनके टाइम में हो गया। उनके टाइम में हो तो गया। रिपोर्ट अब कैसे लिखी है थाने में? थाने में रिपोर्ट ये है कि ये एक हमारे जो उस जमाने के जब ये हुआ तो इसका करीब 20 लाख रुपए का भुगतान इसका देना, जो जांच कराई गई उस जांच के लिए वो जो कंपनी थी उसने 20 लाख रुपए का भुगतान मांगा। और उस भुगतान के लिए जब यहां पे जो भी कंपनी का भुगतान था E-कनेक्ट का, जिसको रोकने के आदेश थे, यहां के अधिकारियों ने मिलीभगत करके उसके सारे पैसे उसको दे दिए। ओके। और उसको देने के साथ ही जो उसकी सिक्योरिटी राशि भी थी वो भी लौटा, उसका भी उसको भुगतान कर दिया गया। जो ये 20 लाख रुपए थे, अब ये क्या करे, वो कंपनी कोर्ट में चली गई, सुरभि इलेक्ट्रॉनिक्स। उसने वहां से नोटिसबाजी और सब शुरू कर दी। तो तब जाके ये ADA के जो अधिकारी थे इनके लिए मजबूरी बन गई कि ये उससे रिकवरी करने के लिए FIR दर्ज करवाएं, वरना इनकी कोई इच्छा नहीं थी इसमें। जो मेरे से इस विषय में जो मिस्टर BT करके यहाँ आयुक्त थे जी ADA के, मैंने उनको इसकी जानकारी दे दी थी और मैंने पुनः उनसे ये मांग करी थी कि साहब आप मेरे को ये आप सूचना के अधिकार में उपलब्ध कराएं, जिससे मैं इस पूरे घोटाले के मामले को हाई कोर्ट में जाके इसके अगेंस्ट में एक जनहित याचिका लगा सकूं, या मैं इसको SOG में जाके इसमें मामला दर्ज करा सकूं। उनने रिपोर्ट देने की जगह फिर मेरे साथ जो किया गया वो आपको सारे शहर को विदित है। ये उसी घटना के, ये उसी के बाद की सारी घटनाएं हुई हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से ADA के अंदर लंबे अरसे से सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, कंपनी से मिली भगत के तहत यहाँ के भ्रष्ट कर्मचारी, अधिकारी और उस कंपनी के लोग यहाँ ऐश कर रहे थे। सर मैं बीच में टोकना चाहूंगा, इसमें जो बहुत बड़ा रोल रहा जो यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर्स की पोस्टों पे रहे, अकाउंट सेक्शन का बड़ा भारी रोल रहा है इस पूरे घोटाले में। उसके साथ में इसमें जो यहाँ पे अधिशासी अभियंता हुआ करता था, जिसका शायद आज नाम भी पेपर में उजागर हुआ है, अजमेरा करके, उन सब का इसमें बड़ा भारी रोल रहा है। और सभी ने मिली भगत करके यहाँ का पूरा स्टाफ, पूरे अधिकारी यहाँ के इन्वॉल्व रहे हैं। मैं आपको इस साफ क्लियर कर दूं
कि ये जो अभी आप आज इस पेपर में पढ़ रहे हैं, ये खाली लीपापोती की जाएगी। ये लीपापोती करके इस मामले को यहीं दबा दिया जाएगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं। ये उसको नहीं करना चाहते। ये यदि पुलिस के पास में रहा तो ये कुछ ही दिन में इस मामले को दबा दिया जाएगा। हाँ, तो आप ये चाहते हैं कि एसओजी या कोई दूसरा? इसमें एसओजी से या तो स्टेट गवर्नमेंट कराए तो एसओजी से कराए। यदि स्टेट गवर्नमेंट, मेरे हिसाब से इसमें ऐसे एसओजी के इसमें जो डीजी साहब हैं अभी, एडीजी साहब सिंह साहब, वो भी इसमें कैपेबल हैं। और उनके एक दादी जी हैं डीआईजी, वो भी इस काम में पूरे सक्षम है जी। क्योंकि मेरे पास जो भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, मैं उन लोगों से संपर्क करके उनको वहां भिजवाता रहता हूं, और उसमें धीरे धीरे प्रगति भी होती है जी। तो यदि एसओजी में ये मामला नहीं दिया गया, मैं इस मामले को, जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं माननीय वासुदेव जी देवनानी जी, मैं उनसे भी ये पत्र लिख के उनको ये मैं डिमांड करूंगा कि ये मामला स्पीकर महोदय एसओजी को सुपुर्द करें, जिससे अजमेर में जो ये अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, अजमेर में जो भूमि माफियाओं का शासन हो गया है, उससे निजात मिले। ये जो खास योजनाएं थी, इसमें यानी विजय राजे सिंधिया नगर और ये जितनी भी बड़े बड़ी आपने देखी होंगी कॉलोनीज, वहाँ खाली प्लॉट पड़े हैं, मकान बनाने वालों को प्लॉट नहीं मिले हैं, भूमि माफियाओं ने कब्जा करके वहाँ पे रेट बढ़ा रखे हैं, वहाँ ज़मीनें खाली पड़ी हैं, कोई अजमेर का विकास नहीं हो रहा है। इसको गति लाने के लिए मैं तो ये भी कहूँगा कि जो जांच के अंदर जो प्लॉट ऐसे पाए जाएं, उनको निरस्त करवाया जाए, और निरस्त करवा के उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन करने के लिए एसओजी जैसी एजेंसी ही इसमें सक्षम है। बहुत अच्छा अशोक जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। और मैं दर्शकों आपको बता दूं कि इन दिनों में जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी जी, वो निहायत ही सक्रिय रूप से अपनी नायक वाली भूमिका निभा रहे हैं, और हर छोटे बड़े घपले समस्याएं उन पर तीव्र और बरकरार, मतलब जिसे कहते हैं तीव्र और तेज प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। मेरा आग्रह है उनसे, मेरा भी आग्रह है कि आपकी बात को वो स्वीकार करें, और अगर वो एडीए के इस घपले को, जो अरबों रुपए का घपला है, इस एसओजी से जांच करवाने के लिए अगर कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से यह अजमेर शहर के लिए बहुत बड़ा उपकार होगा। आज इतना ही, धन्यवाद।